अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग आज अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अर्निंग पर शेयर क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। जिस तरह से और भी आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ा होगा हमारी पिछली वीडियो में, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तमाम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं। उसी तरीके से एक रेशियो अर्निंग पर शेयर भी होता है। This ratio measures the profit available to the equity shareholders on a per share basis। देखिए, आपको ये बात पता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है। ये श्योरिटी नहीं है, आपको मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है उस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है। तो ये रेशियो हमको ये बताता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है। ये रेशियो ये नहीं बताता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि हर इक्विटी शेयर होल्डर को, ये पर शेयर बेसिस है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है जो कि कंपनी के पास है। ऑल प्रॉफिट्स लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आर अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सारा प्रॉफिट जो होता है उसमें से टैक्स घटाने के बाद और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही वो होता है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। चूँकि ये पर शेयर बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि हर एक इक्विटी शेयर्स के बदले हर एक इक्विटी शेयर पर कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट वो कौन सा प्रॉफिट है जो उनको दिया जाता है। जैसा कि ऊपर के पॉइंट में मैंने बताया कि वो प्रॉफिट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद जो बचता है वही होता है। तो यहाँ पर हमें ये निकालना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अवेलेबल है वो कितना है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं। जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देंगे उस प्रॉफिट को जो उनके लिए अवेलेबल है, तो हमें पता चल जाएगा अर्निंग पर शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स को या पर इक्विटी शेयर्स पर कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इसका फार्मूला जैसा कि एक्सप्लेन मैंने किया है, उसको अगर पुट करेंगे फार्मूले में तो इसी तरीके से आएगा। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक क्वेश्चन से इसको हम लोग समझते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,44,000, टैक्स रेट इज 50%, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज 2 लाख एंड 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 1 लाख। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, तो हमें सबसे पहले शुरुआत इसी पॉइंट से करनी है और हमें पहुँचना क्या कहाँ तक है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम टैक्स को माइनस करेंगे। टैक्स रेट दिया हुआ 50%, तो 1,44,000 का 50% निकालेंगे, आ जाएगा 72,000। तो 50% टैक्स माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट बचा वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है और ये 12% है, यानी 12% डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो ये निकाल लेते हैं हम। प्रेफरेंस डिविडेंड 12% ऑन 1 लाख, ये आ गया 12,000, 12,000। ये माइनस कर दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो हमारे सामने बचा 60,000। ये जो प्रॉफिट बच रहा है यही प्रॉफिट हमारा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, और यही इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। तो ये प्रॉफिट टोटल है जो टोटल इक्विटी शेयर्स होल्डर को मिल सकता है। अब टोटल इक्विटी शेयर्स हमारे पास हैं 20,000, यानी 20,000 इक्विटी शेयर्स पर 60,000 का प्रॉफिट बांटा जा सकता है। तो हर एक शेयर पर कितना बांटा जाएगा इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा अर्निंग पर शेयर होगा। तो अर्निंग पर शेयर का फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे अगर, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 60,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000।
तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ₹3 पर शेयर, यानी हर एक शेयर पर 3 रुपये प्रॉफिट अवेलेबल है जो उनको मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ फिर कहूँगा कि ये मिला है उनको या नहीं मिला है ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये रेशियो ये नहीं बताता है कि ये प्रॉफिट उनको मिला कि नहीं मिला, बस ये बताता है कि ये प्रॉफिट अवेलेबल है जो मिल सकता है, कंपनी उनको इतना दे सकती है 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम किस तरीके से जज कर सकते हैं या उसकी मदद से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखते हैं। एज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो द EPS कैन बी यूज टू ड्रॉ इन्फ्रेंस ऑन द बेसिस ऑफ, ये 3 तरह का हम कंपेरिजन इस्तेमाल कर सकते हैं और EPS की मदद से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला है इट्स ट्रेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम ले लें हम, उस पीरियड ऑफ टाइम में हर साल क्या EPS आया है इसको देख सकते हैं और इस तरह से हमें एक ट्रेंड पता चल सकती है। जैसे मान लीजिए आपने 2015 से 2020 ये 5 साल का पीरियड ले लिया और हर साल EPS आपने निकाल लिया। हर साल का EPS आप कंपेयर करके किसी एक बेस पीरियड से देख सकते हैं कि उस बेस पीरियड से EPS क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। तो बेस ईयर मान लीजिए आपने 2015 लिया तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 16, 17, 18, 19 और 20 में EPS का क्या पैटर्न रहा है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस के जरिए पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि कंपैरिजन विद द EPS ऑफ अदर फर्म्स। आप अपनी फर्म के EPS को किसी दूसरी फर्म से जो कि सेम इंडस्ट्री में हो कंपेयर कर सकते हैं। सेम इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं वैसा ही बिज़नेस वो भी कर रही हो, तो इसका कंपैरिजन अच्छा माना जाएगा। तो EPS खुद का दूसरी फर्म से किया जा सकता है और कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तीसरा कंपैरिजन ये हो सकता है कि कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री एवरेज। पूरी इंडस्ट्री का एक एवरेज EPS अगर आपको मालूम है तो उस एवरेज से आप कंपेयर कर सकते हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि आप इंडस्ट्री में बाकियों के मुकाबले आगे हैं EPS में, आपकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द इंडस्ट्री या पीछे है या कम है। तो ये एक इंडस्ट्री नॉर्म से या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से, इंडस्ट्री के एवरेज से भी कंपेयर करके आप पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 कंपैरिजन हो सकता है और EPS से आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन EPS ये कहा जा सकता है कि बहुत बढ़िया टूल नहीं है, बहुत अच्छा टूल नहीं है कि इसको हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इफ़ EPS हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स इट डज नॉट नेसेसरली फॉलो that the firm's profitability has improved because the increased profit to the owners may be the effect of an enlarged equity capital as a result of the profit retentions, though the number of ordinary shares outstanding still remains constant। कहा जा रहा है कि अगर पिछले कई सालों से EPS आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंपनी की या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि द इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द ओनर्स में बी द इफेक्ट ऑफ द इनलार्ज्ड कैपिटल। वो इसलिए भी हो सकता है कि पिछले कई सालों में आपने इक्विटी कैपिटल को बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ा लिया है, आपने प्रॉफिट को बांटा नहीं है एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेंशन। आपको ये पता है कि इक्विटी शेयर्स पर जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की मर्ज़ी पर है, वो उसे बांट भी सकती है और नहीं भी बांट सकती है। अगर उसको नहीं बांटती है तो उसे कहेंगे प्रॉफिट रिटेंशन, यानी कंपनी ने उस प्रॉफिट को दिया ही नहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बल्कि उसे अपने पास ही रख लिया। तो जब वो प्रॉफिट अपने पास ही रख लेगी तो उसकी इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी और इस बढ़ी हुई इक्विटी कैपिटल की वजह से प्रॉफिट उसको ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात तय हो जाती है कि जो प्रॉफिट आ रहा है ज़्यादा या EPS अगर बढ़कर आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी और फैक्टर की वजह से आ रहा हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि कंपनी ने प्रॉफिट को बांटा नहीं और रिटेंशन कर लिया और जिसकी वजह से कैपिटल ज़्यादा हो गई और कैपिटल ज़्यादा की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि इट डज़ नॉट रिवील हाउ मच इज़ पेड टू द ओनर्स एज डिविडेंड। ये हमने आपको पिछले की स्लाइड में भी एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि इस रेशियो से ये नहीं पता चलता है कि ओनर्स ने डिविडेंड के तौर पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना बांटा है, डिविडेंड कितना दिया है। ये नहीं बताता है कि डिविडेंड कितना पे किया है। तो पेड डिविडेंड नहीं बताता इक्विटी शेयर्स को, बल्कि ये वो बताता है कि डिविडेंड कितना बांटा जा सकता है, डिविडेंड कितना हो सकता है या प्रॉफिट कितना हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। नॉर हाउ मच ऑफ द अर्निंग्स आर रिटेन्ड इन द बिजनेस। इससे ये भी नहीं पता चलता है कि कंपनी की जो प्रॉफिट हुई है वो प्रॉफिट का कितना हिस्सा
कंपनी ने बिजनेस में रिटेन कर लिया है, तो रिटेन अर्निंग्स को भी ये नहीं बताता है। आपके पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है, उसमें से कितना हिस्सा कंपनी ने रख लिया है और कितना कंपनी ने इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बांट दिया है, ये दोनों ही बातें इस ईपीएस से नहीं पता चलेगी। तो इससे पता क्या चलता है? इट ओनली शोज हाउ मच अर्निंग्स थ्योरेटिकली बिलोंग टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पर शेयर बेसिस। बस इससे थ्योरेटिकली इतनी बात पता चल सकती है कि कितना प्रॉफिट या कितनी अर्निंग है जो इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करती है, और वो भी पर शेयर बेसिस आप इसे कंप्यूट करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर ज़रूर कर दें। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।